आइए हम देखते हैं। जिस प्रकार से हम लोग करीब 2 का पढ़े हैं, ठीक सेम उसी प्रकार से हमारा होता है करीब 3 का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, सिद्ध कीजिए कि करीब 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे करीब 2 का लगाए सेम वही प्रक्रिया है। मानेंगे माना करीब 3 एक परिमेय संख्या, पहले परिमेय मानेंगे और जब परिमेय मानेंगे तो करीब 3 के बराबर कितना लिख देंगे? p बटे q लिख देंगे, जहाँ p और q एक पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? सीधे अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यानी अभी हम मान रहे हैं परिमेय, तो हम परिमेय की क्वालिटी पूरा लिखेंगे। और p और q क्या है? कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, p और q के कोई भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी एक के अलावा कोई भी उसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। दूसरा बात, एक कंडीशन और लागू होता है परिमेय संख्या के लिए, p और q एक सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर सहअभाज्य संख्या होता है तो p और q का हमेशा सदैव एक होना चाहिए, वो सदैव एक होता है। जब सहअभाज्य संख्या बोल देगा इसका मतलब उसका हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। अब यहाँ देखिए, हम करीब 3 का कर रहे थे, यहाँ करीब 3 बराबर p बटे q, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो करीब 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ p बटे q का होल स्क्वायर। करीब 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 और p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब यहाँ जब इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। वहाँ कड़ी में 2 में जब हम सॉल्व किए थे तो 2 गुणनखंड आ रहा था, यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो p स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 आ रहा है, तो यहाँ p स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है। इसी प्रकार से जब p स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है तो ठीक p का भी एक गुणनखंड 3 होगा, ये कंफर्म है। और जब 3 होगा तो हम एक बात बताए थे, करीब 2 को जब सॉल्व करवाए थे तब हम सॉल्व करवाए थे तो कहे थे p बराबर 2m मानना है, लेकिन अब हम करीब 3 सॉल्व कर रहे हैं इसलिए p बराबर कितना मानेंगे? 3m मानेंगे, p बराबर 3m। तो जब इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ p स्क्वायर बराबर 3m कितना माने हैं? p बराबर 3m माने, इसलिए p बराबर 3m, यानी दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर बराबर 3m का होल स्क्वायर लगेगा। यहाँ इसका मान अब ले आकर के समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे, यानी जब इसका स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर का p स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 3 का स्क्वायर 9 और m का होल स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक, इसको समीकरण नंबर 2 मान लें और ये वाला हमारा पहला समीकरण नंबर 1 आया था। समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में हम पुट करेंगे। अब समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 क्या कहता है? 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, यानी 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, और p स्क्वायर का आपको कितना मान रखना है? 9m स्क्वायर। तो यहाँ कितना? 3q स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा? 9m स्क्वायर। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ 9m स्क्वायर, ये 3 कहाँ गया? नीचे, बटे 3 का 9, 3 त्रिका 9, तो ये कितना आ गया? q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे यहाँ हम कह रहे थे p स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है, तो ठीक यहाँ भी q स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है, यानी q स्क्वायर का भी एक गुणनखंड 3 है। तो जब q स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है तो q का भी एक गुणनखंड 3 होगा। इस नतीजे से हमको कुछ समझ में आ रहा है, यानी p का एक गुणनखंड 3 है, q का भी एक गुणनखंड 3 है, तो इन दोनों का मैसा कितना होगा? ये भी मैसा 3 होगा, क्योंकि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं वही हमारे मैसा कहलाते हैं। अतः p और q का मैसा कितना आ जाएगा? 3 आया। अतः उपरोक्त हमारी परिकल्पना गलत हो जाएगी, यानी जो हम माने हैं कि उसकी जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसका एक ही गुणनखंड होगा, उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ हम p और q का मैसा पढ़े थे 1 होना चाहिए और हमारा मैसा कितना आ गया? 3 आ गया।
और हमारा में ऐसा जब 3 आ गया, इसका मतलब हमारा ये परिकल्पना गलत हो गई। और ये परिकल्पना किसके लिए आया था? परिमेय संख्या के लिए आया था। तो जब इसे परिमेय संख्या के लिए माने थे और ये इसका HCF 1 आया था और यहाँ HCF कितना आ गया? 3, तो ये हम जान गए कि वो उसके स्टेटमेंट को नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से सिद्ध होता है कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हम कड़ी 5 का पढ़ते हैं, कड़ी 7 का भी पढ़ते हैं।